हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये आपके आगामी सीजीपीएससी, सीजी टेट या फिर सीजी व्यापम, एडीओ सभी में मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? ग्राम सभा के बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से, 2/3 बहुमत से, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रत्यावर्तन उसी के लिए लाया जाता है या अविश्वास प्रस्ताव जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ हो। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन ग्राम पंचायत में देखा जाए तो सिर्फ पंच का और सरपंच का होता है। ठीक है, तो आप अगर अभी जो वोट देने जाएंगे तो उसमें किसका किसका वोट देते हैं? 4 वोट टोटल होता है। पंच का होता है, सरपंच का होता है, एक जनपद के लिए पार्षद का होता है और एक जिला के लिए पार्षद का होता है। ठीक है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं आ जाएगा आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्राम पंचायत के उप सरपंच का प्रत्यावर्तन नहीं हो सकता क्योंकि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारियों के विरुद्ध की जाती है। उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव, निलंबन पद द्वारा पद से हटाना या स्वयं त्यागपत्र द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? वह सदस्य नहीं बनेगा, वह सदस्य बना रहेगा, अपना कार्यकाल पूरा करेगा। जनपद पंचायत इसका विषय निर्णय लेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? वह सदस्य नहीं रहेगा। अगर कोई जनपद का सदस्य, ठीक है, तो उस जनपद को छोड़ के, यानी पार्षद बोल रहे हैं यहाँ। ठीक है, अगर उस जनपद को छोड़ के किसी दूसरे जनपद में चला जाए तो क्या होगा? उसकी सदस्यता नहीं रहती है। अगला है, किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? प्रत्यावर्तन और अविश्वास प्रस्ताव दोनों अलग अलग होता है। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है कि जैसे उसको हटाना। ठीक है, प्रत्यावर्तन किसके लिए किया जाता है? जो निर्वाचित व्यक्ति होते हैं उनको उनके पद से उनको उनके पद से मतलब हटाने के लिए। ठीक है, प्रत्यावर्तित किया जाता है। पंच, उप सरपंच, सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष। तो देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज या नगरीय निकाय में भी ऐसे याद कर लेना चाहिए कि हम वहाँ पे जो नगरीय निकाय वाले हैं वो पार्षद के लिए वोट देते हैं। ठीक है, और जो ये पंचायत वाले हैं वो 4 वोट देते हैं टोटल। पंच के लिए, उप सरपंच के लिए, एक जनपद पार्षद के लिए, एक जिला पार्षद के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? फिर जो पंच होते हैं वो अपने में से ही उप सरपंच को चुनते हैं। पहले ऐसा होता था कि अध्यक्ष की भी नियुक्ति होती थी, लेकिन अब अध्यक्ष को जनपद जिला खुद से चुन लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 और 3। पंच और सरपंच, इन्हीं को क्या किया जाता है? प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। अब देखते हैं प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया उस पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध लाया जा सकता है जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो। इस प्रकार निम्न पदाधिकारी के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है: पंच और सरपंच। अब किसके किसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता है? ये सब क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कूट में करके पूछ देता है, हम कंफ्यूजन में आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो किसको किसको प्रत्यावर्तन द्वारा, किसके किसके लिए प्रत्यावर्तन नहीं लाया जा सकता है? उप सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर पालिका के लिए परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और नगर निगम में महापौर, नगर पंचायत में सदस्य या पार्षद, फिर नगर पालिका, नगर निगम सभी के पार्षदों के लिए। फिर अगला है, सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने पर स्थानापन्न सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा? आकस्मिक रिक्ति होने पर पूछ रहे हैं। ठीक है, उप सरपंच वरिष्ठतम सदस्य, विहित अधिकारी द्वारा नियुक्त सदस्य, सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य। तो क्या हो जाएगा? सदस्य अपने में से, जो पंच होंगे वो अपने में से ही स्थानापन्न सरपंच चुनेंगे। ठीक है, अगला है, कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता? फिर वैसे ही क्वेश्चन है, पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। तो देखिए, पंच और सरपंच तो प्रत्यावर्तित किए जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, डी और ई। सी, डी और ई, आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला है, ग्राम पंचायत से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। अब हमको पता है किसको किसको किया जा सकता है, पंच और सरपंच। प्रत्यावर्तन पूछेगा, एकदम रट लेना अपने दिमाग में कि पंच है और सरपंच है जिसको प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला है,
मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत के कुल 18 सदस्य हैं उपस्थित तथा 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं। तो क्या होगा? देखिए, शर्त होती है अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के 3/4 से पास होना चाहिए, 3/4 से पास होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम 18 का 3/4 कितना होगा? ठीक है, तो लगभग 12.5-13 के आसपास आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 11 सदस्य ही पक्ष में मतदान कर रहे हैं। तो ऑप्शन दिया है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, पारित नहीं होगा, निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग करेगा, प्रकरण जनपद पंचायत को भेजा जाएगा। निर्णायक मत भी एक ही रहता, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पारित नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। अगला है यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो अध्यक्ष प्रस्ताव की विधि मान्यता को कहाँ चुनौती दे सकता है? देखिए, जितने भी अधिकारी होते हैं, पंचायत लेवल पे सचिव होता है, जनपद लेवल पे अनुविभागीय दंडाधिकारी होते हैं, जिला लेवल पे फिर वो एसडीओ तहसीलदार ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो जब अपील देना रहता है, चुनौती देनी रहती है, तो एक लेवल सब ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है? जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो कहाँ जाके बोलेगा? वो किसको बोलेगा? संचालक पंचायत को जाएगा, ठीक है, संचालक पंचायत। यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो जनपद पंचायत अध्यक्ष पंचायत के समक्ष 10 दिनों के भीतर अपील करेगा, जिसमें संचालक पंचायत प्राप्त आवेदन के 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। ठीक है। अगला है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के नियम बनाने का अधिकार किसे है? राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। तो देखिए, जो पंचायत से संबंधित जितने भी नियम होते हैं वो कौन बनाती है? वो राज्य सरकारें बनाती है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जितने भी नियम होते हैं वो राज्य सरकार बनाते हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर बनाते हैं, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ में प्रथम पंचायत चुनाव किस वर्ष हुआ था? प्रथम पंचायत चुनाव किस वर्ष हुआ था? सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, 1 नवंबर 2000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उससे पहले इलेक्शन करा दिए गए थे, किसके? पंचायती राज के, ठीक है। तो वो 5 साल तक चला था फिर, क्योंकि हम अचानक से तो सब कुछ चेंज करा नहीं सकते थे। तो फिर पहला चुनाव हुआ था जनवरी 2005 में, ठीक है। जनवरी 2005 में पहला चुनाव हुआ था। अगला है किस पंचायत निर्वाचन अधिनियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों की सूचना जारी करता है? नियम 90, छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम 1995, नियम 3, नियम 50 या फिर नियम 69। तो किसके अधीन जारी करता है? नियम 90 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज्य पंचायत निर्वाचन नियम 1995। अगला है ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? तहसीलदार के समक्ष, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष, कलेक्टर के समक्ष या फिर आयुक्त के समक्ष। तो देखिए, जनपद के टाइम में वो कहाँ चुनौती दे रहा था? संचालक पंचायत के समक्ष, ठीक है। तो एक लेवल उससे नीचे आ जाएंगे। कहा अब ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो किसके समक्ष चुनौती देगा? वो कलेक्टर के समक्ष देगा, ठीक है। अगला है ये भी 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देंगे जो सर्वमान्य होगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के से डैश से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं हो सकता। देखिए, पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं हो सकता। तो देखिए, एक अधिकारी 2 चुनाव लड़ सकता है। एक तो अपने वार्ड से पंच के लिए, एक उसी वार्ड से भर देगा सरपंच के लिए, ठीक है। तो आंसर इसमें दिया है किसी भी व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र के एक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के लिए, पंचायत, ठीक है। पंचायत एक तो सरपंच के लिए चुनाव लड़ते हैं, एक पंच के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन क्या पूछ रहा है? 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के, अगर निर्वाचन क्षेत्र पूछ रहा है तो वो वार्ड मतलब पार्षद को पूछ रहा है या फिर किसको पूछ रहा है? पंच को पूछ रहा है। तो अपने क्षेत्र से सिर्फ पंच के लिए ही वोट दे सकता है, मतलब पंच का ही चुनाव लड़ सकता है वो, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ में पंचायत जनपद पंचायत अध्यक्षता के पद पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष कार्यरत होते हैं, जिनको
डैश द्वारा निर्वाचित किया जाता है। किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? निर्वाचित सदस्य अपने में से निर्वाचित करते हैं। जो सदस्य पार्षद का चुनाव मतलब चुनाव जीते रहते हैं वही क्या करते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं अपने में से। पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मुख्यतः वित्त हेतु किस पर निर्भर करती है? शासकीय वित्त पर निर्भर करती है, जो उनको सरकार से पैसे मिलते हैं, ठीक है, उस पे निर्भर करती है। अगला है, किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 243 से 243 ओ है, ठीक है, 243 ओ, 243 से 243 ओ तक ग्राम पंचायत, फिर ओ से जेड जी तक जनपद पंचायत का प्रावधान, नहीं, नगर पालिका नगर निगम का प्रावधान है, ठीक है। तो नगरीय निकायों का प्रावधान है। 243 से 243 ओ क्या करता है? ग्राम पंचायतों के लिए है, ठीक है। तो इसी में 243 आई आता है, यहाँ पे 1 लिखा गया है आई, तो याद रखिएगा, आई आई मतलब वित्त आई, ठीक है, पैसा आया, वित्त आया, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत क्या होता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भाग 9 से रिलेटेड है ये। अगला है, राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है। इसका राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और अनुशंसित करता है। देखिए, सभी सही है यहाँ पे। अगला है, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर निश्चित करती है? ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन दिखे सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, हर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में। किसकी सिफारिश पर निश्चित करती है? वित्त आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई प्रावधान करता है, अगेन आंसर हो जाएगा किसका? राज्य वित्त आयोग का गठन। अगला है, राज्य सरकार पंचायतों के लिए सहायता अनुदान देगी जो सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसका आंसर फिर से हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। ये मैंने इसीलिए दी हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या किए गए हैं? अलग अलग एंगल से पूछे गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, जिससे क्या होगा? आपका रिवीजन होगा। राज्य सरकार पंचायतों पर तय किया जाने वाले को डैश की सिफारिशों के आधार पर सहायता अनुदान देती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पंचायतों के लिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करेगी? वित्त आयोग करेगी, ठीक है। चतुर्थ राज्य छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी अभी बने थे, ठीक है, सर्जियस मिंज, ठीक है, सर्जियस मिंज। अगला है, किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है? लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव पूछ रहे हैं, ठीक है, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून द्वारा। अगला है, पंचायत के लेखों का अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा करेगा? राज्य सरकार क्या करती है? एक पृथक स्वतः के अंकेक्षण संगठन बनाती है, जो क्या करता है? पंचायतों से रिलेटेड जितने भी लेखा होते हैं सबका क्या करती है? लेखा जोखा देखती है। अगला है, नगर पंचायत में कितने व्यक्तियों को राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करती है? अधिकतम 2 व्यक्तियों को नगर पंचायत में नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। अगला है, संक्रमणशील क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित करता करता है, कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। अगला है, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? नगर पंचायत के अध्यक्ष और समस्त सदस्य पूछ रहे हैं, तो इसके आंसर कौन हो जाएंगे? अनुविभागीय दंडाधिकारी, एसडीओ। अगला है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति है, ठीक है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? जो निर्वाचित पार्षद होते हैं वो इसमें भी अपने में से अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। अगला है, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के विषय में सही क्या है? वह नगर पालिका परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही। वह उपाध्यक्ष के पद पर चुने जाने के बाद पार्षद के पद से त्याग पत्र दे देता है, नहीं। वह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, वह प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। तो देखिए,
वो पार्षद है इसीलिए वो उपाध्यक्ष है। अगर वो पार्षद के पद से त्यागपत्र दे देता है तो क्या हो जाएगा, वो उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी सब सही है, उसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। रायपुर नगर पालिका की स्थापना कब की गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1867 में 1867 में पहला नगर निगम बनाया गया था। ठीक है, जो रायपुर था। रायपुर नगर निगम की स्थापना 1967, सॉरी 1967 है। आंसर गलत है। अगला है, नगर पालिका परिषद एक पार्षद को कौन हटा सकता है? नगर पालिका परिषद के पार्षद को कौन हटा सकता है? कलेक्टर हटा देगा। अगला है, नगर पालिका परिषद के पार्षद की पद मुक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में कलेक्टर पार्षद को पदमुक्त कर देगा। अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में आयुक्त पार्षद को पदमुक्त कर देगा। और अशोभनीय आचरण के कारण किसी परिषद की किसी पार्षद 2/3 बहुमत से पदमुक्त कर देंगे। देखिए, वो पदमुक्त दो तरीकों से हो सकता है। एक तो जब उसको क्या करे, आयुक्त पार्षद को ही पद से हटा दे, या तो फिर 3/4 बहुमत से उसको हटाया जा सकता है। 3/4 बहुत ही याद रखना है। ठीक है, पार्षद के लिए भी होता है और ग्राम पंचायत में भी होता है 3/4। अगला है, नगर पालिका परिषद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रथम सम्मेलन मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है अध्यक्षता? कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी करते हैं। नगर पालिका परिषद की प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है। पूर्व में नगर पालिका के इस सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाता था। अगला है, नगर पालिका परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नगर पालिका परिषद, यहाँ पे किसका पूछा था? नगर पालिका परिषद का पूछा था। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कलेक्टर द्वारा नाम निर्देश सक्षम अधिकारी करता है। कलेक्टर क्या करते हैं, किसी अधिकारी को भेजते हैं कि जा भाई तू अध्यक्षता कर दे, वो अध्यक्षता करते हैं। किसी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद को हटाने का अधिकार है। किसको अधिकार है? इसको सीधे हटाएंगे कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर। ठीक है, संभागीय आयुक्त जो होते हैं। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में कब स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था 1687 में, मद्रास 1687 में। अगला है, जिला योजना कमेटी का अध्यक्ष कमेटी द्वारा अनुशंसित विकास योजना को निम्नलिखित में से किसे सारित करेगा? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे असारित करेगा? तो किसे करेगा? राज्य सरकार को करेगा, जिला योजना कमेटी। ठीक। अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी नगर निकाय संस्था अस्तित्व में नहीं है? नगर पालिका निगम है, नगर पालिका परिषद भी है, नगर पंचायत भी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं है। नगरीय निकाय भी 3 लेवल पे है, और जो पंचायतें हैं वो भी 3 लेवल पे हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, और नगर में क्या है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानीय शासन इकाइयां हैं: नगर निगम, नगर पालिका, राजस्व मंडल, नगर पंचायत। तो देखिए, कौन कौन सी है? नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। बिल्कुल 1, 2 और 4 आंसर जाएगा हमारा आंसर सी। अगला है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, ग्राम सभा एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, ग्राम पंचायत अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है, ये 2 या 2 से अधिक ग्रामों से मिलकर बनती है। इसमें एक एक ग्राम में अगर सफिशिएंट लोग हैं तो भी वो क्या कर सकते हैं, ग्राम सभा का गठन कर सकते हैं। जो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं जो मतदान देते हैं, ठीक है, जो वहाँ के लोग जो मतदान देने योग्य होते हैं वही इसके सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य। और जब बैठकें होती हैं तो ग्राम सभा द्वारा ही अपने में से कोई एक व्यक्ति को चुना जाता है, और वही इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, सरपंच या उप सरपंच, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। बिल्कुल सही, डी आंसर हो जाएगा इसका। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के विषय में क्या सही है? प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, प्रत्येक ग्राम एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं, प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं, ग्राम की गणपूर्ति। देखते हैं क्या सही है। आंसर है हमारा, ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होती है, और है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करेगा। ठीक है, सरपंच नहीं करता है अध्यक्षता, हमें पता है कि तभी वो चुनते हैं वहां से अपने में से ही सदस्य, और वही इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है?
अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, ग्राम पंचायतों के चुनाव, एक नए राज्य का गठन, नगर पालिकाओं के चुनाव। तो किससे है 244 रिलेटेड? ये है ST SC क्षेत्र के प्रशासन से रिलेटेड। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में रखा जाता है? ग्राम न्यायालय, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में जो ग्राम न्यायालय होगा वो कहाँ? ग्राम सभाओं में होंगे। अब वहाँ के लोग उतने प्रॉपर हिंदी तो जानते नहीं, तो किस में होता है लेखा जोखा? छत्तीसगढ़ी में ही होता है। ठीक है। ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चयन कौन करता है? कौन करेगा? राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है। ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। एक तो आता है, कब आता है? 23 जनवरी को। एक आता है 14 अप्रैल को। एक आता है 20 अगस्त को और एक आता है 2 अक्टूबर को। ठीक है। 23 जनवरी किसका जन्मदिन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 14 अप्रैल है बाबा साहब का, बाबा साहब अम्बेडकर का है। 2 अक्टूबर गांधी जी का है और एक डेट है 20 अगस्त। ठीक है। ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना होता है? नॉर्मल बैठक में वो 7 दिन पूर्व सूचना दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपात बैठक में 3 दिवस पूर्व देना पड़ता है। अगला है ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर, ग्राम पंचायत। तो कौन कर सकता है? एक तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा जनपद पंचायत करती है, जिला पंचायत करती है और कलेक्टर करते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ पंचायती राज तंत्र मूल इकाई क्या है? मूल इकाई क्या है? ग्राम सभा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। ठीक है। ग्राम सभा नियम अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1994 में पारित किया गया था। लेकिन आता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, क्योंकि ये 1993 से क्या था, चल रहा था। ठीक है, रनिंग में था। सामान्य बैठक कम से कम कितने दिन देंगे सूचना? 7 दिन पहले देंगे। आपात बैठक में 3 दिन देंगे। मतलब 3 दिन पहले सबको बताना पड़ेगा आपात बैठक में कि इस दिन बैठक है, आप आइएगा। और सामान्य बैठक अगर है तो 7 दिन पहले आप बता सकते हो। 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। अगला है वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन वार्षिक बजट लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है। ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो। कब करेगी? गणपूर्ति हो। ग्राम सभा में सरपंच पंच ये सब का कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे सिर्फ वैल्यू है तो कौन सा? वोटर्स जो वोट दे रहे हैं वही इसके सदस्य हैं और पूरा कोरम होना चाहिए। कोरम कितना? 1/3। अगला है ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? कौन करेगा? ग्राम सभा करती है। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? बुनियादी इकाई पूछ रहे हैं, कौन सी है बुनियादी इकाई? अगेन आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? किस बैठक में किया जाएगा? साधारण बैठक में किया जाता है। ठीक है, बजट पारित। ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है? अभी मैंने आपको 4 तिथियां बताई हैं। ठीक है, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, एकदम याद कर लेना। ठीक है। इसके अलावा 2 महीने हैं, जिस साल में कुल 6 बैठकें होनी है। 4 डेट दिया रहता है, 2 महीने दिए रहते हैं। आप उन 2 महीनों में से कोई भी एक डेट ले लो। 4 डेट है, कौन कौन सा? 23 जनवरी है, 14 अप्रैल है, 20 अगस्त है, 2 अक्टूबर है। ठीक है। और इसके अलावा जून में या फिर नवंबर में करा लो अपना ग्राम सभा की बैठक। जून में किसी भी दिन को, नवंबर में किसी भी दिन को। अगला है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता तो ऐसे भी वहां से निर्वाचित व्यक्ति ही करते हैं ग्राम सभा द्वारा। ठीक है। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? सरपंच, उप सरपंच, पंच, सरपंच या पंच, कौन उत्तरदायी नहीं है? देखिए इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा उप सरपंच। ठीक है। अगला है इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? अगेन आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई। कोई सा भी क्वेश्चन पूछता है एकदम इस लाइन को याद रखना। क्या? स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। ठीक है। ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? वार्षिक लेखा विवरण,
विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन, पंच सरपंच की अचल संपत्ति का विवरण। देखिए, पंच सरपंच के पास कितनी संपत्तियां हैं इसका कोई विवरण ग्राम सभा की बैठकों में नहीं देना चाहिए, नहीं दिया जा सकता। अगला है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? कौन करेगा इसका सामाजिक सामाजिक अंकेक्षण? तो ग्राम सभा करती है। यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? बैठक स्थगित हो जाएगी, निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी। ग्राम सभा के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी। जनपद जिला कलेक्टर को, देखिए, ग्राम सभा की बैठक में कोरम नहीं है तो स्थगित हो जाता है। अगला है, ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में क्या सही है? क्या सही है? ग्राम सभा में 1/4 सदस्यों से होती है, मतलब 1/2 सदस्यों से होती है। 1/3 सदस्य हैं गणपूर्ति के लिए, और महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए। गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/4 होनी चाहिए। देखिए, क्या सही है पूछा है? उपसर तो इसमें है, अब मैं बता रही हूँ, ग्राम सभा के लिए कोरम कितना है? कितना कोरम है? ग्राम पंचायत के लिए कोरम तो 1/3 है। ग्राम सभा के लिए कोरम आता है 1/2, जिसमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है। और क्या है? गणपूर्ति के लिए उप सरपंच उत्तरदायी होता है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर में, उप सरपंच क्या होता है? गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। पंच और सरपंच होते हैं उत्तरदायी। सॉरी 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 सर, गणपूर्ति के लिए हमेशा पंच और सरपंच उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उप सरपंच की कोई उत्तरदायी नहीं होती। अभी ऊपर में भी क्वेश्चन आया था कौन उत्तरदायी नहीं है, तो आंसर आया था उप सरपंच। यहाँ पे भी हो जाएगा, गणपूर्ति के लिए सरपंच और मतलब पंच उत्तरदायी होते हैं, उप सरपंच की कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? कौन पंजीकृत होता है? अभी हमने बताया था, ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने की अर्हता रखता है, मतलब वोट देता है। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? तो देखिए, ग्राम सभा की सही परिभाषा में डायरेक्ट ही इसका आंसर दे देती हूँ। ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम में संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। ठीक है। क्या है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो वहाँ की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग होंगे, उन्हीं से मिलकर जो निकाय बन के निकलेगी, वही क्या होगी? ग्राम सभा होगी। ठीक है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।